हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राहुल सोनी है और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। वीडियो है क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटेन ने अपनी मोनोपोली को प्रेजेंट किया था। ब्रिटिश हमारे यहाँ 200 साल तक उन्होंने राज्य किया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और ये लगभग हम समझ ही सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर 1947 में देश आज़ाद होने से 200 साल पीछे अगर हम जाएं तो समथिंग 1747 के अंदर ब्रिटिश हमारे यहाँ इंडिया में आ गए थे। आए तो ये थे बिजनेस करने के लिए, बट धीमे धीमे इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ अपने रूल्स के बेसिस के ऊपर इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया और फाइनली इन्होंने अपनी इकोनॉमी ब्रिटेन को डेवलप करने के लिए इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉयटेशन हाई क्वांटिटी में स्टार्ट कर दिया। ये एक्सप्लॉयटेशन फिजिकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और कैपिटल तीनों का था। फाइनली ब्रिटेन हमारे यहाँ 200 साल तक जब रहा तो ब्रिटेन ने मल्टीपल चेंजेस किए हमारे यहाँ। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करें तो मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखे। तो उसी टॉपिक पे आज एक शॉर्ट वीडियो है और आइए देखते हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है इंडियन इकॉनमी चैप्टर 1 इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। On the eve of independence. Topic 1 Economy. What is economy? Economy means it includes the all production, distribution, economic activity that related to the people and determine the standard of living. तो बेसिकली अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी हमारे लिए क्या है? इकोनॉमी हमारे लिए है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दो किससे रिलेटेड है? वो पीपल्स एंड डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बेसिकली किसी इकोनॉमी की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उस इकोनॉमी को स्टडी करने का पहला सेंस हमारे पास है कि उस इकोनॉमी के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी है, वहाँ की पीपल्स का जो गोल है वो कैसा डिटरमाइंड है और उस कंट्री की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मतलब है कि हम जिस तरह की लाइफ जीते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। प्रोडक्शन मीन्स गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उन गुड्स और सर्विस को बांटना, और अगर हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज रिलेटेड टू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइक योर फादर वर्किंग इन एनी प्लेसेस and he earned some money, this is known as an economic activity. And the last one is standard of living. Standard of living means कि किस तरह से हम लोग रहते हैं, क्योंकि अगर हमारी इनकम अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत अच्छा होगा। ओके, पॉइंट नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थे तो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर प्लान किया, ब्रिटिश ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से किया और कितनी क्वांटिटी में किया, उसकी एक डिस्कशन हम लोग कंडीशंस में चेक कर सकते हैं। बेसिकली इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से है। जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थे तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी लो एंड द GDP इज 2% पर एनएम वाइल ग्रोथ रेट 0.5%। हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसका पार्ट 2% का था, बट अगर उसके बेसिस पे हम ग्रोथ रेट देखें तो हमारी ग्रोथ रेट केवल 0.5 थी, जो बहुत अच्छी कंडीशंस में नहीं थी। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खराब था। उस समय हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत ही कम था, क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे यहाँ किसी भी तरह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की कोई भी स्कीम्स, कोई भी पॉलिसीज़ नहीं प्लान की थी। इसके वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डे बाय डे कम होता जा रहा था। और ब्रिटेन को तो केवल एक मोटिव था उनका कि ब्रिटिश हमारे यहाँ से मैक्सिमम रिसोर्स और आउटपुट को गेन करें और ले जा करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें। पॉइंट 2 कहता है बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। द बैकवर्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड टू जमींदारी सिस्टम, commercialization of agriculture and partition of the land. These are the three different points including in your backward agriculture sector points. This is a sub point. जमींदारी सिस्टम भी ऑलरेडी नो द जमींदार, किसी गांव में एक जमींदार होता था, उसके अंडर पूरा का पूरा गांव होता था। उस गांव में जो भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता था, उन गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन का जो पार्ट था टैक्स के रूप में कलेक्ट करके ब्रिटिश को दिया जाता था। और ब्रिटिश के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिश ने एक जमींदार बनाया था और इस पूरे सिस्टम को जमींदारी सिस्टम कहा गया।
जमींदारी सिस्टम के मल्टीपल नेम है, जमींदारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, रोतवारी सिस्टम, डिफरेंट नेम के अलग अलग स्टेट्स में इनके नेम्स रखे गए थे। बेसिकली इनका एक प्राइम मोटिव यही था कि प्रोडक्टिविटी हो और चाहे प्रोडक्टिविटी ना हो, बट ब्रिटिश को टैक्स कलेक्ट करना ही है। फॉलोइंग एग्जाम्पल में अगर आपको रिमेंबर हो तो लगान मूवी का जो पार्ट है वो आपका क्लियर एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन को किसी भी तरह की कंडीशन से मतलब नहीं था। ब्रिटिश चाहते थे हमारे यहाँ केवल रिसोर्स को और इकोनॉमी कंडीशन को एक्सप्लॉइट करना। सेकेंड पॉइंट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कि जो गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन गुड्स और सर्विस को वो हाई क्वांटिटी में सोल्ड करें। तो फर्स्ट सिस्टम जमींदारी सिस्टम, सेकेंड सिस्टम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में ब्रिटिश ने क्या किया कि जो गुड्स और सर्विस हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती थी वो उन्होंने इतनी हाई क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जिससे उनकी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाए। और उन्होंने हमारे यहाँ फूड क्रॉप से ज़्यादा कैश क्रॉप को मोटिव दिया, क्योंकि कैश क्रॉप में इंडिगो उनका प्राइम प्रोडक्ट था जिससे वो अपने क्लोथ को डाई करते थे। थर्ड आता है पार्टीशन। ब्रिटिश ने पार्टीशन कर दी। पार्टीशन की वजह से जो हमारी बहुत सारी फर्टाइल लैंड थी वो फर्टाइल लैंड हमारी पाकिस्तान चली गई, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो किस कंडीशन पे काउंट किया गया, बैकवर्ड काउंट किया गया। एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड माना गया। बैकवर्ड होने का सेंस हमारे पास यही 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ध्यान दीजिएगा जब भी आपसे बैकवर्ड स्ट्रक्चर्स का पॉइंट पूछा जाए तो जमींदारी सिस्टम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पार्टीशन ऑफ द लैंड। पॉइंट नंबर 3 आता है लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेसिकली ब्रिटिश ने हमारे यहाँ किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने का कोई सिस्टम नहीं रखा था। ब्रिटिश तो चाहते थे कि हमारा जो इंडस्ट्री था वो खत्म हो जाए, तो उन्होंने क्या किया था, सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक पॉलिसी निकाली। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसीज बेसिकली इसलिए निकाली गई थी कि जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया जा सके। उन्होंने हैवी टैक्स चार्ज किए, उन्होंने अपने खुद के रूल्स बनाए, ओन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस के ऊपर उन्होंने फुल कंट्रोल किया हमारे ट्रेड को कवर करने का। हाई टैक्स और टैरिफ के बेसिस पे हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट के ऊपर हाई टैक्स लगता था और ब्रिटिश के प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। फाइनली कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हाई हो जाती थी और ब्रिटेन की प्रोडक्ट कॉस्ट जो है एक मिनिमम होती थी। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे यहाँ खुद कंट्री के अंदर हमारे गुड्स को कंज्यूम करना बंद किया जा चुका था। सेकेंड पॉइंट, टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। टैरिफ के बेसिस पे ब्रिटिश ने रूल्स प्लान किए थे। रूल्स के अंदर उन्होंने क्या किया था कि टैक्स लगाने का जो प्रायर पार्ट मैंने आपको बताया था वो हो गया। दूसरा उन्होंने कोटास कर दिया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दिए बहुत सारे गुड्स को बनाना, क्योंकि वो गुड्स तो ब्रिटेन बना रहा था। तो उन्होंने फुल कंट्रोल किया हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने के लिए। इसी में हमारी एसएसआई इंडस्ट्रीज़ खत्म हो गई, बहुत सारी एसएसआई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड थर्ड कहता है रेलवे। ब्रिटिश ने रेलवे भी इसीलिए डेवलप की थी। रेलवे को डेवलप करने का मोटिव ब्रिटिश के लिए इसलिए था कि ब्रिटिश चाहते थे कि हमारे यहाँ से जो गुड्स और सर्विस को अपनी कंट्री ले जाना चाहते हैं उन गुड्स और सर्विस को वो हाई क्वांटिटी में मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ईजी लेके जाए। इसके लिए उन्होंने रेलवे, रोड इनका कंस्ट्रक्शन किया था। पॉइंट नंबर 4 आता है फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ब्रिटिश के पास उन्होंने क्या किए थे, रॉ मटेरियल तो वो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता था और फिनिश गुड्स हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो जब रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करेंगे, फिनिश गुड्स हम इंपोर्ट करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है कि उनके बनाए हुए फिनिश गुड्स हमें खुद कंज्यूम करने थे। और उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे उस समय उनकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हाई क्वांटिटी प्रोडक्शन कर रही थी, क्योंकि ब्रिटेन के पास इंडिया का रॉ मटेरियल बहुत ईजी वे में पहुंच रहा था। इस ईजी वे के वजह से उनका जो क्वांटिटी प्रोडक्शन था बहुत हाई था। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर किया। जहाँ जहाँ पे हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स और सर्विस को सोल्ड करते थे उन गुड्स और सर्विस को भी वो खुद कंज्यूम करना उन्होंने स्टार्ट किया। और बेसिकली अगर हम देखें तो उनके बनाए हुए गुड्स हमारे रहते थे, क्योंकि पॉइंट नंबर 1 हमारा कहता है कि जब जीडीपी ग्रोथ 2% थी और ग्रोथ रेट हमारी 0.5% थी तो हमारी इनकम का स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ही लो था। और इनकम स्ट्रक्चर लो होने की वजह से उनके बनाए हुए जो गुड्स थी उनकी कॉस्ट क्या थी, लो थी, हमारे गुड्स की कॉस्ट हाई थी। तो जब हाई गुड्स की कॉस्ट को तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनके गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तभी तो इंडिया के अंदर जो है क्लोथ का पैटर्न चेंज हो गया, धोती कुर्ता से पैंट शर्ट्स पे आ गए, सूट्स पे आ गए, क्योंकि टाइम टू टाइम उनके जो बनाए हुए प्रोडक्ट थे उनका कंजम्पशन हमने ज़्यादा कर लिया क्योंकि हमारी इनकम बहुत ही कम थी। नेक्स्ट कहता है एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर सबसे पहला पार्ट है हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। बोथ पॉइंट हाई है।
हमारे यहाँ क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न भी बहुत होते थे तो मरते ही बहुत थे। एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पावर 34 ईयर समथिंग थी। एक 34 ईयर का पर्सन डाई हो जाता था। आज के समय तो हम उसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कहें तो आज तो 34 के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम डेवलप करते हैं, और उस समय 34 ईयर के अंदर वो पॉइंट ऐसा था कि जिसके बेसिस के ऊपर पर्सन डाई हो जाता, क्योंकि उसके पास हंगर, स्टारवेशन, मैलन्यूट्रिशन ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम थी, तो उनका स्ट्रक्चर कभी भी डेवलप नहीं हो रहा था। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत वीक थे, तो हाई डेथ रेट थी उस समय, और बर्थ रेट का पार्ट भी हाई था। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिटवीन 0 to 1 ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर बेसिकली जो बच्चे बॉर्न होते थे तो 1000 में समथिंग 218 का हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई होने की वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, क्योंकि आप एक इमेजिन करिए कि अगर किसी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, एक माँ की बॉडी का अगर हम कहें कि प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरी हुई ना हो, तो उसका बच्चा भी जो बॉर्न होता है उस बच्चे की भी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, वो बहुत अच्छा डेवलप स्ट्रक्चर पे डन नहीं हो सकता है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पावर ही लो हो जाती है, क्योंकि हमारे तो डीएनए का स्ट्रक्चर ही खराब था, क्योंकि हमें कायदे से ना खाना मिलता था, ना प्रॉपर हमारे पास इनकम का सोर्स था, ना डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था। पॉइंट नंबर 3 कहता है हमारे पास इलिटरेसी। हमारे यहाँ हाई इलिटरेसी का पावर था, 84% पीपल हमारे यहाँ इलिटरेट थे, केवल 16% हमारे पास ऐसे थे एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर हमारे पास इलिटरेसी का लेवल था। इलिटरेसी लेवल के अंदर हमारे पास 84% लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, और बाकी हमारे पास लिटरेट पर्सन में केवल 16% थे, जिसमें भी शायद 4 to 5% ऐसे थे जो हायर एजुकेट होते थे। बाकी सारे के सारे केवल ओनली लिटरेट माने जाते थे जो कि रीड एंड राइट कर सकें। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे हमारे यहाँ उठाया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ ह्यूमन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 34 ईयर्स तक की थी। 34 ईयर्स की हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो आज के समय समथिंग 60 ईयर है। 60 साल तक एक इंसान जिंदा रहता है। उस समय की जो कंडीशन थी हमारी, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 से पहले, उस समय हमारी जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर हमारा 34 ईयर हाईएस्ट था, जो कि किसी भी डेमोग्राफिक कंडीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लोअर स्टैंडर्ड, लोअर स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पार्ट ही है ये भी लोअर स्टैंडर्ड। बेसिकली आज क्या होता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारी इनकम का हाफ पार्ट सेविंग, हाफ पार्ट कंजम्पशन होता है। बट अगर हम उस समय के स्ट्रक्चर को देखें तो उस समय के स्ट्रक्चर के अंदर पीपल कंज्यूमिंग 80 to 90% इनकम ओनली फॉर देयर बेसिक नीड्स। 80 से 90% की जो इनकम थी वो उस समय के लोग केवल अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे, और उनकी सेविंग का पार्ट केवल और केवल 10% का होता था, जो बहुत अच्छा नहीं माना गया, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा नहीं था। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी हमारे यहाँ कि अगर हम उस स्ट्रक्चर को देखना चाहें, उस स्ट्रक्चर को समझना चाहें, तो 80 to 90% अगर हम एक्सपेंस करेंगे तो हमारी सेविंग का पार्ट बहुत ही मिनिमम माना जाएगा, जिससे फ्यूचर में हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो कभी नहीं डेवलप हो सकी, और ना हम डेवलप होने की कैपेसिटी में आगे होते हैं। क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि इनकम के बेसिस पे हमारी जो सेविंग होती है वो सेविंग ही हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के पावर्स को क्रिएट करती है। पॉइंट नंबर 6, अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ गुड रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली वो गुड्स और सर्विस होती है जो हमारी बेसिक नेसेसिटी लाइफ के अंदर हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारे पास है एब्सेंस ऑफ गुड रोड। ना ही कोई प्रॉपर रोड थी हमारे पास। हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिटिश ने हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर को रन नहीं किया था। छोटी मोटी जो बीमारियाँ आज हम जिन्हें सोचते हैं काली खांसी है, ऐसी मल्टीपल ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ थी जिससे लाखों लोग मर जाया करते थे, क्योंकि ब्रिटेन ने उस समय भी किसी भी तरह का इनकम का सोर्स उस हेल्थ स्ट्रक्चर पे एक्सपेंस नहीं किया था। ब्रिटिश ने कभी हमारे एग्रीकल्चर पे ही नहीं इन्वेस्ट किया, तभी तो हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन बैकवर्ड हो गई थी। तो उसी हिसाब से ब्रिटिश हमारे यहाँ जो है, अगर हम चेक करें तो हमारे यहाँ हेल्थ स्ट्रक्चर पे ब्रिटिश ने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया था। ना ही कोई डिस्पेंसरीज थी, ना ही कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल थे। जो भी सर्विसेज, मेडिकल सर्विस अवेलेबल थी, वो मेडिकल सर्विस बेसिकली ब्रिटिश के लिए अवेलेबल थी। वो अपनी सर्विसेज के लिए उन्होंने प्लान किया था, हमारे लिए कोई भी चीज़ों को उन्होंने स्पेशली प्लान नहीं किया था। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन के पार्ट में जाए तो एजुकेशन का सेक्टर भी हमारे, मैंने आपको बताया ना 84% इलिटरेट पर्सन है, तो एजुकेशन स्ट्रक्चर ब्रिटेन ने अपने यहाँ बनाया था। हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ही लो था। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो फीमेल लिटरेसी आउट ऑफ 100 के अंदर ओनली 7% की थी, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उन 7% में भी
जो स्ट्रक्चर अगर हम पे हायर एजुकेट का तो शायद 0.5% हम लोग काउंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा उसे काउंट करने की कैपेसिटी में नहीं होते हैं। बाकी सारे हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर थे वो केवल लिटरेट कंडीशंस के थे। रोड एजुकेशंस हो गई। कम्युनिकेशंस के पार्ट में आते हैं। बेसिकली ब्रिटिश ने जो कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन या पोस्टल टेलीग्राम का पार्ट बनाया था वो सारे के सारे उन्होंने अपने लिए बनाए थे, हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया था। हम तो उसे बस फॉर्मली यूज़ कर सकते थे एक चार्जेस को पे करने के बाद। और बाकी ब्रिटिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को रन करने के लिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को रन करने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ को रन करने के लिए ब्रिटिश ने कम्युनिकेशन का नेटवर्क सेट किया था। इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट जो भी उस समय था वो केवल ब्रिटिश के लिए था, हमारे लिए कोई भी कंडीशन नहीं था। उसके बेसिस पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप था, और अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से किसी भी इकोनॉमी के अंदर कोई डेवलपमेंट की पेस ग्रोथ आगे नहीं बढ़ सकती है। पॉइंट 7 कहता है मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। 74% पॉपुलेशन, 72% टू 74% पॉपुलेशन इंगेज इन ओनली एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ 72% पॉपुलेशन ऐसी थी जो केवल और केवल एग्रीकल्चर पे काम कर रही थी, क्योंकि ब्रिटिश को तो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल चाहिए था, उन्हें फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी थी। तो 72% पॉपुलेशन को उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए शिफ्ट कर दिया। उस समय अर्बनाइजेशन में अगर कहा जाए तो 14% अर्बन एरिया थे और समथिंग 86% हमारे पर रूरल एरियाज हुआ करते थे। और रूरल एरियाज की वजह से हमारे पास जो एग्रीकल्चर का सेटअप उन्होंने प्लान किया था, 72% पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर पे रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी रन किया था। तो जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी या जो इंडस्ट्रीज डेवलप होना चाह रही थी या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी, उन इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्लान ही नहीं होने दिया। तो शिफ्टिंग ऑफ वर्कफोर्स का पार्ट तो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता था। तो 72% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, 10% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड 18% सर्विस सेक्टर पार्ट था, जो कि अगर हम कहें तो हमारा डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर का पार्ट बहुत ही ज़्यादा हाई था। क्योंकि अगर हम प्राइमरी सेक्टर को अगर हम लोग ज़्यादा मोटिव के लिए यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ही जनरेट होता है, फिनिश गुड्स का पार्ट जनरेट नहीं होता। ब्रिटिश ने रॉ मटेरियल में भी देखिए स्ट्रक्चर्स किए थे कि रॉ मटेरियल में भी उन्होंने कैश क्रॉप को ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन की फूड क्रॉप्स को। और जो भी फूड क्रॉप प्रोड्यूस होते थे उन फूड क्रॉप से बस सेल्फ कंजम्पशन करते थे फार्मर, और मैक्सिमम तो टैक्स और लगान में चले जाते थे, जो कि एक अच्छी कंडीशंस के बेसिस पे हमारे पास पार्ट अवेलेबल नहीं हुआ करता था, जिसके स्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा लो माने गए हैं। इसलिए अगर हम लोग सिंपली ये पॉइंट को देखें तो इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर, थर्ड लेस डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, फोर्थ फॉरेन ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक, 5 एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन, 6 अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 मोर डिपेंडेंसी ऑन प्राइमरी सेक्टर। दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके प्री बोर्ड या आपके एग्जामिनेशन में या प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपसे डिस्कस करते हैं, so they ask the first question economy, what is the economy, and the second point zamindari system. These are the some important point I take in your board. Zamindari system, commercialization of agriculture, deindustrialization, tariff policies, high infant mortality rate, life expectancy, infant mortality rate, and the most important point is communication, transport, infrastructure. Infrastructure is your most important point. These are the points related to your board examination. So इन points को जो मैंने टिक लगाया है, इन points को बहुत अच्छे से रीड करिएगा। और अगर बोर्ड आपको कुछ भी क्लियरिटी का पार्ट ना हो तो अपनी वीडियो को जूम करके आप इसका स्क्रीनशॉट खींच करके और उसके पैरेलल आप रख करके अपनी वीडियोस को चेक करिए, आपको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब कंडीशन के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पॉजिटिव साइड इफेक्ट। तो ब्रिटिश ने ऐसा नहीं हमारे यहाँ केवल पॉइंट पे ऐसा नहीं कि ब्रिटिश ने केवल हमारे यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट ही थे, ब्रिटिश के बनाए हुए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे यहाँ थे। और उन पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर हमारे यहाँ पॉइंट पे देखिए क्या क्या है, डिस्कस करते हैं हम लोग शॉर्ट में।
सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, फर्स्ट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट, बेसिकली ब्रिटिश ने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया था। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल थी? ट्रांसपोर्ट में हमारे पास अवेलेबल थी रेल, रेलवे, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो ब्रिटेन ने हमें दिया था। ब्रिटिश ने डेवलप तो अपने लिए किया था, बट जब वो यहाँ से गए तो क्या वो ले गए? नहीं नहीं, वो तो नहीं ले जा पाए। उन्होंने ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हैंड ओवर कर दिए। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ब्रिटिश ने पोर्ट्स डेवलप किए। पोर्ट्स बेसिकली किस लिए काम आते थे? इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काम आते थे। उन्हीं पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर आज हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनके पोर्ट्स डेवलप थे। प्रोविजन ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राम, ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पोस्टल एंड टेलीग्राम सर्विस बनाई। जो पोस्ट और टेलीग्राम डिपार्टमेंट आपके पास है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ था। और ब्रिटिश ने स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रक्चर हमें दे दिया, उन बेस स्ट्रक्चर को आज भी हम फॉलो करते हैं और उन्हें आज हम डेवलप करने में लगे हुए हैं। लेफ्ट अ बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव, आज जो गवर्नमेंट सिस्टम आप देखते हैं, ये गवर्नमेंट सिस्टम भी ब्रिटेन का ही दिया हुआ। इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप केवल ब्रिटेन में हुआ करते थे। उस समय इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, क्योंकि हमारे तो उसमें राजा महाराजाओं के समय हुआ करते थे। तो ब्रिटिश ने हमें एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स भी दिया। इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बीच में आज हमारी गवर्नमेंट जो रन करती है वो सारे के सारे रूल्स हैं। अभी आपने सुना भी होगा, जब गवर्नमेंट का बजट पास हुआ तो बजट में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुए थे। तो ब्रिटिश के समय से वो स्ट्रक्चर थे इंग्लिश स्ट्रक्चर, उसे चेंज करके हम लोगों ने अपने इंडियन कल्चर्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। ब्रीफ केस हटा करके हम लोगों ने फाइल्स यूज़ करना स्टार्ट किया, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से। और लास्ट पॉइंट आता है इवोल्यूशन ऑफ द बैंकिंग एंड मोनेटरी सिस्टम। बैंकिंग एंड मोनेटरी सिस्टम जो आज आप देख रहे हैं ना, जो इंडिया के अंदर जो मनी करेंसीज चल रही हैं या जो आरबीआई है, ये सारा का सारा ब्रिटिश का था डेवलप किया हुआ। ब्रिटिश के जाने के बाद इन सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को हम लोगों ने रन करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश के ये सारे के सारे क्या हो गए? पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गए। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लिए एक बेनिफिट्स के रूप में बनते गए। तो बेसिकली हम अगर देख रहे हैं तो हम लोगों ने देखिए कुछ पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव साइड इफेक्ट के अंदर पहला है प्रोवाइड, दूसरा है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ब्रिटिश ने हमें क्या दिए थे? ब्रिटिश हमने एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए उन्होंने हमें रेलवे दी थी। रेलवे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। इस चैप्टर से आपको जो जो पॉइंट्स मिलेंगे वो पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। फर्स्ट उधर कुछ पॉइंट्स मैंने टिक किए थे ग्रीन से, और एक पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी टॉपिक अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा मेल आईडी दोनों इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करके या मेल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और टाइम टाइम पे मैं आपको और भी वीडियोस देते रहूँगा, और वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम देखिए। क्वेरी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी पॉइंट से जुड़ी स्पेशल वीडियोस आपको चाहिए या स्पेशल पॉइंट्स की, तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेरे मेल पे सेंड कर सकते हैं। मैं उस तरह की वीडियोस भी बना के आपको दे दूँगा। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिव ये है इस वीडियो से कि मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, फ्यूचर में भी जो पॉइंट्स आपको पढ़ने के लिए इंडियन इकोनॉमी के अंदर मिले, आपके बीकॉम्स वगैरह के अंदर, एमकॉम्स वगैरह, या कहीं पे भी आपको पॉइंट्स अगर मिलने, तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरा चैनल आप ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव वाइब कॉमर्स क्लासेस। मैं राहुल सोनी। थैंक यू। घुस गया।